नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। श्रीमती नायडू अंग्रेजी की धुरंधर विद्वान थीं और बड़े बड़े अंग्रेजों से उनकी मित्रता थी। यह सुनकर हमारे अधिकांश देश भाई उनको विदेशी महिलाओं की तरह केवल फैशन परस्त, अपने दाम्पत्य कर्तव्यों से विमुख और उच्छृंखल समझते थे और उनके संबंध में बहुत से गपशप करने वाले की तरह तरह के किस्से बनाकर कहते भी रहते थे। पर वास्तव में नारीत्व की दृष्टि से वे एक गंभीर विचार रखने वाली महिला थीं और सदैव भारतीय आदर्शों की श्रेष्ठता पर बल देती रहती थीं। एक महिला सभा में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने यूरोपीय नारियों की त्रुटियों के संबंध में कहा था, पाश्चात्य देशों की कौन सी बात अनुकरणीय है और कौन सी नहीं, इस संबंध में हमारे यहाँ बड़ा भ्रम फैला हुआ है। इस समय मैं केवल उन्हीं बातों को कहूँगी जो महिलाओं के विषय में हैं। पाश्चात्य जगत की अन्य बातें चाहे भले ही कुछ सुंदर और अनुकरणीय हों, पर वहाँ की नारी संस्कृति तो एकदम हेय और त्याज्य है। जिन बहनों का यह ख्याल है कि विदेशों में स्त्रियों को बड़ी स्वाधीनता है, वह भ्रम में है। वहाँ स्वाधीनता नहीं है, वह तो उनके सामाजिक जीवन का एक पहलू है। बाहर घूमना, हर किसी से बात करना, किसी के भी साथ घूमने निकल जाना, दफ्तरों में काम करना और घर में पुरुषों के साथ ही पहुंचकर समान रूप से खाना पीना और मनोरंजन करना, क्या इसी का नाम स्वाधीनता है? कदापि नहीं। यह तो है मैत्री। दो मित्र जैसे एक साथ किसी घर में रह लेते हैं, वैसे ही वहाँ का दाम्पत्य जीवन होता है। मित्रता में किसी भी कारण कटुता आते ही दोनों मित्र अलग अलग हो सकते हैं। वहाँ के दंपतियों में ऐसी कटुता आए दिन आती रहती है, क्योंकि ऐसे कारणों की सूची बहुत लंबी है। इस प्रकार श्रीमती नायडू ने बतलाया कि ऊपरी खेल तमाशों और भोग विलास के विषय में स्वतंत्रता रखना कोई महत्व की बात नहीं है। दाम्पत्य संबंध तो हृदय और आत्मा का होता है। यही कारण है कि हमारे देश में करोड़ों दाम्पत्य संबंध अनेक त्रुटियों के होते हुए भी आजीवन कायम रह जाते हैं और उनमें कोई बहुत बड़ा दोष पैदा नहीं होता। यूरोप के दाम्पत्य कलह तो प्रायः अत्यंत दुखदायी परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिसकी कल्पना भी हम अपने देश में नहीं कर सकते। श्रीमती सरोजनी ने जिस प्रकार भारतीय नारी को हानिकारक बंधनों को तोड़कर सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में भाग लेने का मार्ग दिखलाया है, उसी प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध करके अपनी बहनों को यह भी प्रेरणा दी है कि वे पश्चिम के अंधानुकरण की चेष्टा कभी न करें। यदि भारतीय नारियां उनकी दोनों शिक्षाओं पर ध्यान देकर उनका अनुसरण करेंगी तो अवश्य ही अपना और देश का मंगल साधन कर सकेंगी। श्रीमती सरोजनी के समग्र जीवन पर जब हम विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो उनमें प्राचीनता और नवीनता का एक अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय भारतीय स्त्रियों में क्या, पुरुषों तक में शिक्षा का बहुत कम प्रचार था और अंग्रेजी लिखने पढ़ने को तो यहाँ के समझदार व्यक्ति भी धर्म और नीति की निगाहों से हानिकर बतलाते थे। उस समय लड़कियों के स्कूल समस्त देश में गिनती के ही थे और जो साधन संपन्न व्यक्ति अपनी पुत्रियों को थोड़ी बहुत शिक्षा दिलाना चाहते थे, वे किसी मिशनरी शिक्षिका को अपने घर पर बुलाकर पढ़ाने की व्यवस्था करते थे। उस समय यहाँ की जनता में, खासकर स्त्रियों में, स्कूली ढंग की शिक्षा के विरुद्ध ऐसे भाव फैले हुए थे कि वे जिस किसी लड़की या युवती को पढ़ती देखती थी तो उसकी तरह तरह से निंदा करने लग जाती थी। वे कहती थी, पढ़ने लिखने से स्त्रियों की आंखों का पानी उतर जाता है। ऐसे वातावरण में, जबकि प्रथम तो शिक्षा की ठीक व्यवस्था ही न थी और दूसरे स्त्री शिक्षा को एक प्रकार का दोष समझा जाता था, किसी भारतीय स्त्री का अधिक अंग्रेजी लिखना पढ़ना आश्चर्यजनक ही था। अगर कोई स्त्री ऐसा साहस करती थी तो उसके घर और पड़ोस की स्त्रियां ही उसका हर तरह से विरोध करने लगती थीं और चारों तरफ उसकी चर्चा एवं निंदा होनी आरंभ हो जाती थी। श्री महादेव गोविंद रानाडे जैसे प्रसिद्ध पुरुष ने जब अपनी पत्नी रमाबाई को प्रेरणा देकर अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ किया तो उनके घर की अन्य स्त्रियों ने उन्हें तंग किया और वह परेशान हो गई। वे उन पर तरह तरह के ताने मारती और कटु आलोचना करती थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय स्त्रियों का अच्छी तरह पढ़ लिख सकना कितना कठिन था। इसलिए उस जमाने में एक विदेशी भाषा में इतनी दक्षता प्राप्त कर लेना कि स्वयं उस देश की विद्वान भी उसे देखकर चकित हों और प्रशंसा करने लगे, सामान्य बात नहीं थी। इसलिए आरंभ से ही श्रीमती सरोजनी का नाम देश भर में फैल गया और लोग अनुकूल अथवा प्रतिकूल भावनाओं से उनकी चर्चा करने लगे। देश हितैषी विद्वान तो
उनको भारत माता का नाम उज्ज्वल करने वाली विदुषी के रूप में सम्मान की पात्र बतलाते थे और पुराने ढंग के लकीर के फकीर विदेशी भावापन्न और एक दृष्टि से भारतीय समाज से च्युत स्त्री समझते थे। इसमें संदेह नहीं कि यदि श्रीमती सरोजनी देशोद्धार के आंदोलन में भाग लेकर जनता की स्मरणीय सेवाएं न करती और केवल अंग्रेजी में काव्य रचना तक ही सीमित रह जाती तो आज उनका नाम लेने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक ही होती। वे वास्तव में एक सच्ची भारतीय नारी थी। उन्होंने आधुनिकता के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त करके भी अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के महत्व को नहीं भुलाया था। वे अपने श्रोताओं के सम्मुख सदैव सीता और सावित्री का उदाहरण ही पेश करती थीं और अपने को इन्हीं की वंशधर बतलाती थीं। यद्यपि हमारे देश में सामाजिक कारणों से अधिकांश स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर के भीतर ही रहा है, पर फिर भी यहाँ की नारियों ने अपने निकटवर्ती व्यक्तियों के हित साधन और सेवा के लिए जिस प्रकार त्याग और तपस्या का परिचय दिया था, वही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। श्रीमती नायडू ने भी इस विशेषता को पूर्ण रूप से चरितार्थ किया और जब देश की पुकार उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने बिना किसी प्रकार के संकोच के आधुनिक रहन सहन और फैशन को त्याग कर यहाँ की अति सामान्य जनता के बीच में रहना आरंभ कर दिया। यदि हम यह कहें कि भारत के सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करके भारतीय नारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वप्रथम और सर्वोच्च महिला श्रीमती सरोजनी ही थी तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं। उनके पश्चात इस क्षेत्र में श्रीमती विजय लक्ष्मी, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली आदि कुछ महिलाओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है, पर इन सब में प्राचीन भारतीय परंपरा का प्रभाव क्रमशः कम होना ही दिखाई पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि भारतीय नारी का दृष्टिकोण विगत वर्षों में निरंतर विकसित और विस्तृत होता गया है, पर साथ ही प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति से उसका परिचय भी घटता जा रहा है। इसका अंत कहाँ और कैसा होगा यह तो कह सकना कठिन है, पर अभी तो हमारे देश में उन्हीं व्यक्तियों की आवश्यकता है जो प्राचीन और नवीन ज्ञान तथा संस्कृतियों में समन्वय करके यहाँ की सामान्य जनता को उपयोगी और व्यावहारिक मार्ग दिखला सके। इस दृष्टि से श्रीमती सरोजनी का स्थान निसंदेह बहुत ऊंचा था। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को पूर्णतया आयात कर लेने पर भी पूर्वी संस्कृति का निरंतर ध्यान रखा और उसकी महत्ता को बढ़ाने का अंतिम समय तक प्रयास करती रही। अहंकार मनुष्य जीवन के लिए विषैला सर्प है।